दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिस पर आमतौर पर लोग चर्चा करने से भी डरते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाल ही में 24 नए जजों की नियुक्ति हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जाहिर है ये एक बड़ी घटना है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर हुई हैं या फिर इनके पीछे भी वही पुराना राजनीतिक और एक वैचारिक नेटवर्क काम कर रहा है जिसका नाम है आरएसएस। अब आप कहेंगे ये आरोप कैसे? तो जरा याद कीजिए पिछले कुछ सालों की तस्वीर। सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यकाल, फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की कार्यप्रणाली। बहुत बार ये सवाल उठ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की लाइन पर क्यों चल रहा है। जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम तो है, लेकिन सरकार की हरी झंडी के बिना कोई नाम आगे ही नहीं बढ़ता। ऐसे में जब एक साथ 24 जज नियुक्त होते हैं और सूत्र बताते हैं कि उनमें से ज्यादातर की विचारधारा एक खास संगठन की तरफ झुकी है, तो क्या यह सवाल नहीं बनेगा न्यायपालिका पर आरएसएस का क्या कब्जा हो रहा है? यही बड़ा सवाल है। आरएसएस का असर सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया जेएनयू का, वो जेएनयू जो कभी लेफ्टिस्ट की सोच का गढ़ माना जाता था, आज वहां पर आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। छात्रों को वैचारिक रूप से उस दिशा में मोड़ा जा रहा है। शिक्षा, सूचना और अब न्यायपालिका, तीनों सेक्टर में आरएसएस की पैठ लगातार मजबूत होती जा रही है। बात यह है कि जो सरकार आती है वो अपने मुताबिक विचार लोगों के अंदर डालती है और उसी के मुताबिक चीजें आगे चलती हैं। तो आरएसएस जो कर रही है वो कुछ नया तो नहीं है, लेकिन बड़ा जरूर है। यहां सवाल सिर्फ विचारधारा का नहीं है, सवाल है न्याय की निष्पक्षता का। अगर जज किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर फैसले देंगे तो क्या वो सच में निष्पक्ष रह पाएंगे? क्या उनके आदेश पर जनता को भरोसा रहेगा? और क्या कोर्ट जनता की नजरों में वो ऊंचाई बनाए रख पाएगा जो उसे संविधान ने दी है? आपको तो याद होगा इलाहाबाद के ही जज शेखर यादव, जिनको लेकर बड़ा बवाल हुआ। संसद तक भी इनका मामला इंपीचमेंट में बदलते बदलते रुका। बड़ी बात यह है कि शेखर यादव पर जिस तरह के आरोप लगे उसको लेकर वाकई में चिंता होती है। और शेखर यादव की करीबी आरएसएस के साथ जिस तरह से रही और जो उनके शब्द रहे, उसको देखते हुए भी ये साफ कहा जा सकता है कि जो सवाल इस खबर के द्वारा हम उठा रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जो कि आसमान में तारे दिखाने जैसा हो, क्योंकि यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब जरा सोचिए, जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हजारों बड़े फैसले दिए, वही कोर्ट अगर अब वैचारिक तौर पर कंट्रोलिंग करने लगा है तो क्या होगा? याद करिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, वहां के फैसलों ने राजनीति की दिशा बदल दी थी। तो अब अगर वहां पर जज नियुक्ति होते समय ही एक ही विचार की तरफ झुकाव होता रहेगा तो भविष्य में आने वाले बड़े फैसलों पर फिर हमें सोचना ही क्यों है? दरअसल कॉलेजियम ने 26 नामों की सिफारिशों की लिस्ट सरकार के पास भेजी थी, जिसमें से सरकार ने 24 नामों को अप्रूव कर दिया। उसमें से 10 नाम वो हैं जिन पर सवाल उठता है, क्योंकि ये तमाम लोग वकील हैं जिनको जज की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है। और ये वो नाम है जिस पर संघ के इशारे पर आगे बढ़ाने का आरोप यहां पर लग रहा है। चर्चाएं जोरदार तेजी से चल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हर जगह पर इसी बात को लेकर सवाल गूंज रहा है। मामला तो एक तरफा ही आएगा, ये हमें पहले से पता होगा। कानूनी भाषा में इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है अगर हम सीधे सीधे किसी जज की निष्ठा या ईमानदारी पर सवाल उठाए। इसलिए नाम लेकर बोलना तो यहाँ खतरनाक है, लेकिन समूह में हुई नियुक्ति पर सवाल उठाना, सिस्टम पर सवाल करना और वैचारिक हस्तक्षेप की चर्चा करना, ये तो जनता का हक है और यही सवाल हम उठा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट जजों के नाम की आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप इसे गूगल सर्च भी कर सकते हैं। हाल ही में 24 जजों की ये नियुक्ति हुई है। तो क्या देश की न्यायपालिका भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था चली? पहले सीबीएसई के किताबों से बदलाव शुरू हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां और अब हाई कोर्ट में नियुक्तियां। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे आने वाले 20 सालों तक हर बड़े संस्थान पर एक ही विचारधारा का नियंत्रण रहेगा, यानी कि आरएसएस हर जगह से कंट्रोल करेगी?
दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर संस्थान स्वतंत्र हो। प्रेस, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों अपनी जगह काम करें। लेकिन अगर सब एक लाइन पर खड़े हो जाएं और सबका रिमोट कंट्रोल एक ही संगठन के पास चला जाए तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या हम वाकई लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं या एक वैचारिक राजतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं? यहाँ सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए है। क्या जनता अब भी कोर्ट के फैसलों पर आंख बंद कर भरोसा करेगी या हर आदेश को राजनीतिक चश्मे से देखेगी? अगर जनता का भरोसा ही डगमगा गया तो संविधान की सबसे मजबूत संस्था भी खोखली रह जाएगी और यही बड़ा असली खतरा है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि जजों की नियुक्ति केवल नामों की सूची में नहीं होती, ये देश की आत्मा से जुड़ा मामला है। अगर हर नियुक्ति को आरएसएस जैसी विचारधारा की छाया में देखा जाएगा तो न्यायपालिका की छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। सवाल यही है, क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हर फैसला स्वतंत्र हो, या फिर हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अदालतों में भी वही आवाज गूंजेगी जो नागपुर से तय होगी? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिस पर आमतौर पर लोग चर्चा करने से भी डरते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाल ही में 24 नए जजों की नियुक्ति हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जाहिर है ये एक बड़ी घटना है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर हुई हैं या फिर इनके पीछे भी वही पुराना राजनीतिक और एक वैचारिक नेटवर्क काम कर रहा है जिसका नाम है आरएसएस। अब आप कहेंगे ये आरोप कैसे? तो जरा याद कीजिए पिछले कुछ सालों की तस्वीर। सीजेआई रंजन गोगोई का कार्यकाल, फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की कार्यप्रणाली। बहुत बार ये सवाल उठ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की लाइन पर क्यों चल रहा है। जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम तो है, लेकिन सरकार की हरी झंडी के बिना कोई नाम आगे ही नहीं बढ़ता। ऐसे में जब एक साथ 24 जज नियुक्त होते हैं और सूत्र बताते हैं कि उनमें से ज्यादातर की विचारधारा एक खास संगठन की तरफ झुकी है, तो क्या यह सवाल नहीं बनेगा, न्यायपालिका पर आरएसएस का क्या कब्जा हो रहा है? यही बड़ा सवाल है। आरएसएस का असर सिर्फ न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया जेएनयू का, वो जेएनयू जो कभी लेफ्टिस्ट की सोच का गढ़ माना जाता था, आज वहां पर आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। छात्रों को वैचारिक रूप से उस दिशा में मोड़ा जा रहा है। शिक्षा, सूचना और अब न्यायपालिका, तीनों सेक्टर में आरएसएस की पैठ लगातार मजबूत होती जा रही है। बात यह है कि जो सरकार आती है वो अपने मुताबिक विचार लोगों के अंदर डालती है और उसी के मुताबिक चीजें आगे चलती हैं। तो आरएसएस जो कर रही है वो कुछ नया तो नहीं है, लेकिन बड़ा जरूर है। यहां सवाल सिर्फ विचारधारा का नहीं है, सवाल है न्याय की निष्पक्षता का। अगर जज किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर फैसले देंगे तो क्या वो सच में निष्पक्ष रह पाएंगे? क्या उनके आदेश पर जनता को भरोसा रहेगा? और क्या कोर्ट जनता की नजरों में वो ऊंचाई बनाए रख पाएगा जो उसे संविधान ने दी है? आपको तो याद होगा इलाहाबाद के ही जज शेखर यादव, जिनको लेकर बड़ा बवाल हुआ। संसद तक भी इनका मामला इंपीचमेंट में बदलते बदलते रुका। बड़ी बात यह है कि शेखर यादव पर जिस तरह के आरोप लगे उसको लेकर वाकई में चिंता होती है और शेखर यादव की करीबी आरएसएस के साथ जिस तरह से रही और जो उनके शब्द रहे उसको देखते हुए भी ये साफ कहा जा सकता है कि जो सवाल इस खबर के द्वारा हम उठा रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जो कि आसमान में तारे दिखाने जैसा हो, क्योंकि यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। आप जरा सोचिए, जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हजारों बड़े फैसले दिए, वही कोर्ट अगर अब वैचारिक तौर पर कंट्रोलिंग करने लगा है तो क्या होगा? याद करिए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, वहां के फैसलों ने राजनीति की दिशा बदल दी थी। तो अब अगर वहां पर जज नियुक्ति होते समय ही एक ही विचार की तरफ झुकाव होता रहेगा तो भविष्य में आने वाले बड़े फैसलों पर फिर हमें सोचना ही क्यों है? दरअसल कॉलेजियम ने 26 नामों की सिफारिशों की लिस्ट सरकार के पास भेजी थी, जिसमें से सरकार ने 24 नामों को अप्रूव कर दिया। उसमें से 10 नाम वो हैं जिन पर सवाल उठता है, क्योंकि ये तमाम लोग वकील हैं जिनको जज की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है। और ये वो नाम है
जिस पर संघ के इशारे पर आगे बढ़ाने का आरोप यहां पर लग रहा है। चर्चाएं जोरदार तेजी से चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हर जगह पर इसी बात को लेकर सवाल गूंज रहा है। मामला तो एक तरफा ही आएगा, यह हमें पहले से पता होगा। कानूनी भाषा में इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, अगर हम सीधे सीधे किसी जज की निष्ठा या ईमानदारी पर सवाल उठाए। इसलिए नाम लेकर बोलना तो यहाँ खतरनाक है, लेकिन समूह में हुई नियुक्ति पर सवाल उठाना, सिस्टम पर सवाल करना और वैचारिक हस्तक्षेप की चर्चा करना, ये तो जनता का हक है और यही सवाल हम उठा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट जजों के नाम की आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप इसे गूगल सर्च भी कर सकते हैं। हाल ही में 24 जजों की नियुक्ति हुई है। तो क्या देश की न्यायपालिका भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस पर हमारी शिक्षा व्यवस्था चली? पहले सीबीएसई के किताबों से बदलाव शुरू हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां और अब हाईकोर्ट में नियुक्तियां। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे आने वाले 20 सालों तक हर बड़े संस्थान पर एक ही विचारधारा का नियंत्रण रहेगा, यानी कि आरएसएस हर जगह से कंट्रोल करेगी? दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर संस्थान स्वतंत्र हो। प्रेस, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों अपनी जगह काम करें, लेकिन अगर सब एक लाइन पर खड़े हो जाएं और सबका रिमोट कंट्रोल एक ही संगठन के पास चला जाए तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्या हम वाकई लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं या एक वैचारिक राजतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं? यहाँ सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए है। क्या जनता अब भी कोर्ट के फैसलों पर आंख बंद कर भरोसा करेगी या हर आदेश को राजनीतिक चश्मे से देखेगी? अगर जनता का भरोसा ही डगमगा गया तो संविधान की सबसे मजबूत संस्था भी खोखली रह जाएगी और यही बड़ा असली खतरा है। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि जजों की नियुक्ति केवल नामों की सूची में नहीं होती, ये देश की आत्मा से जुड़ा मामला है। अगर हर नियुक्ति को आरएसएस जैसी विचारधारा की छाया में देखा जाएगा तो न्यायपालिका की छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। सवाल यही है, क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां हर फैसला स्वतंत्र हो, या फिर हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अदालतों में भी वही आवाज गूंजेगी जो नागपुर से तय होगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।